मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सत्यम पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में आज का अपना टॉपिक रहेगा पोइट्री। पोइट्री यानी कविताएं। कविताओं में पिछले वीडियो में आपने पहली पोइम पढ़ी। आज की जो अपनी पोइम है वो लेसन नंबर 2 है और पोइम का जो टाइटल रहेगा वो है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। और इसके जो पोइट हैं उनका नाम है स्टेफन स्पेंडर। स्टेफन स्पेंडर ये इंग्लैंड के इंग्लिश काव्य के एक महान लेखक हैं, कवि हैं, निबंधकार हैं, नोवेलिस्ट भी इनको कह सकते हैं, उपन्यासकार हैं। और इन्होंने सबसे अधिक जो कविताएं लिखी हैं वो सामाजिक अन्याय पर लिखी हैं, सोशल इनजस्टिस। और दूसरा, आज की जो ये पोइम है इसकी थीम भी हो सकती है, इस पोइम की विषय वस्तु हो सकती है सोशल इनजस्टिस यानी सामाजिक अन्याय। और इसकी दूसरी थीम और हो सकती है क्लास इन इक्वालिटीज। क्लास का मतलब कक्षा से नहीं है, क्लास का मतलब यहाँ वर्ग से है। अलग अलग समुदाय, अलग अलग जातियों के अलग अलग प्रकार से जो वर्ग हैं, इन इक्वालिटीज का मतलब होता है असमानताएं। वर्ग असमानताएं, वर्ग में लोगों में किस प्रकार से भेदभाव है, इस चीज को प्रकट करती हुई इनकी पोइम्स होती है। आज की इस पोइम का जो टाइटल एलिमेंट्री, आप जानते होंगे एलिमेंट्री का अर्थ है प्राइमरी, प्राथमिक कह सकते हैं, प्राथमिक। पांचवी तक के जो विद्यालय हैं उन्हें अपन एलिमेंट्री कह सकते हैं। स्कूल का मतलब विद्यालय है, क्लासरूम का मतलब कक्षा कक्ष है। इन ए स्लम, यहाँ पे इस पोइम में सबसे जो महत्वपूर्ण शब्द है वो है स्लम। स्लम का मतलब है गंदी बस्ती कह सकते हैं, झुग्गी झोपड़ी कह सकते हैं, या कच्ची बस्ती भी कह सकते हैं। तो जिस प्रकार से आप इसके टाइटल से ही समझ सकते हैं कि इसमें किस प्रकार का भाव प्रकट हो रहा है। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम, एक गंदी बस्ती या कच्ची बस्ती या झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो बच्चे हैं उनके प्राथमिक विद्यालय का कक्षा कक्ष का वातावरण कैसा है, वहां पर बैठने वाले पढ़ने वाले बच्चे किस प्रकार के घरों से आते हैं, कैसे घरों से आते हैं, उनकी देखभाल किस प्रकार से की गई है, इसका पूरा एक छाया चित्र, इसका पूरा वर्णन कवि यहाँ पे कर रहा है। पोइम को यदि आप थोड़ा सा बारीकी से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी। सबसे पहले अपन बात करते हैं पोइट की। पोइट का क्या नाम है? स्टेफन स्पेंडर। इनका जन्म 28 फरवरी 1909 को लंदन के पास में एक टाउन है केंसिंगटन, केंसिंगटन में इनका जन्म हुआ 28 फरवरी 1909 को। ये आप ध्यान रखें, कोई भी यदि आप पोइम पढ़ रहे हैं तो पोइम पढ़ने से पहले आप ये जरूर ध्यान दें कि उसका जो पोइट है, कवि है, उसकी क्या बायोग्राफी है, उसकी जीवनी के बारे में थोड़ा जान लें। तो इनका जन्म 28 फरवरी 1909 को लंदन के पास में जो कस्बा है, लंदन यूनाइटेड किंगडम, जब यूके इसको अपन कहते थे उस समय की बातें हैं। बर्लिन 1930, इसका मतलब यह है कि उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ करके और वो 1930 में 21 वर्ष की आयु में 1930 में बर्लिन चले गए। बर्लिन जाकर के इन्होंने राजनीति ज्वाइन कर ली और ये एक पॉलिटिशियन बन गए, एक राजनेता बन गए। जब ये एक पॉलिटिशियन बने उसके बाद में इन्होंने गांव-गांव जाकर के लोगों की स्थिति को देखा, समझा। तो जब ये एक झुग्गी झोपड़ी वाले विद्यालय में पहुंचे तब इन्होंने क्या देखा, उस चीज को इन्होंने यहाँ पर पोएम के रूप में लिखा है। और इनकी मृत्यु, ये मरे जुलाई 16 1995, 16 जुलाई 1995 को इनका देहांत हो गया। और इन्होंने अंग्रेजी काव्य को एक निबंधकार के रूप में, एक उपन्यासकार के रूप में और एक कवि और लेखक के रूप में बहुत सारी उपलब्धियां प्रदान की हैं, दी हैं। तो आज की पोएम के बारे में अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम। एलिमेंट्री, एलिमेंट्री शब्द आपके लिए नया हो सकता है। इस शब्द को आप प्राइमरी भी समझ सकते हैं, प्राथमिक अपन इसको कह सकते हैं। स्कूल विद्यालय, क्लासरूम यानी कक्षा कक्ष, इन स्लम में, एक स्लम में यानी कच्ची बस्ती कह सकते हैं, झुग्गी झोपड़ियों वाली बस्ती में प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष का कैसा वातावरण है, उस चीज को इंगित करती हुई आज की पोइम है। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं। ध्यान देना, पोइम का जो पहला स्टेंजा है उसमें पहली पंक्ति क्या कहती है? फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स these children's faces like rootless weeds, the hair torn, T-O-R-N, torn,
round the pillar. The tall girl with her way down head. ये इसका पहले स्टंजा की दो पंक्तियां हैं। समझने का प्रयास करना। आप ये मानसिक दशा बना करके बैठे कक्षा में, जहां भी बैठे, कि उस कक्षा में बैठे हुए बच्चे किस प्रकार के हैं। सबसे पहली पंक्ति कहती है फार फार। फार मीन्स होता है दूर। अगर दो बार फार फार आए इसका मतलब है बहुत दूर। फ्रॉम यानी से। गस्टी वेव्स। गस्टी वेव्स का मतलब यहाँ पर है प्रसन्नचित्त मन। वेव मानी वैसे होता है धारा। वेव का मतलब होता है लहर, प्रवाह को। और गस्टी वेव का मतलब है प्रसन्न कर देने वाली प्रवाह, प्रसन्न कर देने वाली लहरें, यानी प्रसन्नचित्त मन। प्रसन्नचित्त मन से, खुश दिखाई देने वाले मन से कोसों दूर, बहुत दूर। अर्थात जो बच्चे उस कक्षा कक्ष में बैठे हैं, आप ये दिमाग में रखें कि उस कक्षा कक्ष में जो बच्चे बैठे हैं उनके आसपास भी कहीं प्रसन्नता का भाव प्रकट नहीं होता है, गस्टी वेव्स नहीं है। दीज ये चिल्ड्रन, चिल्ड्रन यानी बच्चे, एपोस्ट्रोफ एस का यहाँ पे प्रयोग, ये ध्यान रखना। चाइल्ड, चाइल्ड यानी बच्चा, इसका प्लूरल क्या होता है, आर ई एन जुड़ करके बन जाएगा तो चिल्ड्रन, तो इसका प्लूरल तो चिल्ड्रन हो गया। ये एस इसका प्लूरल नहीं है, ये एपोस्ट्रोफ एस है, संबंध प्रकट करने के लिए। बच्चों के फेसेस यानी चेहरे, फेस मानी क्या होता है चेहरा, बच्चों के चेहरे, इन बच्चों के चेहरे। इन बच्चे, ये दीज शब्द किसको रेफर कर रहा है, स्लम में रहने वाले बच्चे। दीज, दीज यानी ये, इन बच्चों के चेहरे, कौन से बच्चों के, जो स्लम में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रह रहे, जो गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चे, उन बच्चों के चेहरे प्रसन्नचित्त या प्रसन्न कर देने वाली हैप्पीनेस से कोसों दूर है, बहुत दूर है। कहने का तात्पर्य यह है कि झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चे जिस एलिमेंट्री विद्यालय में पढ़ते हैं, कभी जब वहां पर पहुंचता है और उनके चेहरों को देखता है तो उनके चेहरों पर प्रसन्नता के कोई भाव दूर दूर तक नहीं है। दूसरी पंक्ति क्या कहती है, वो किस प्रकार के दिखते हैं, लाइक, लाइक यानी की तरह। अब ये ध्यान देना, जहां पे लाइक आता है और जहां पे एज आता है, ये दो शब्द आप बार बार सीख रहे हैं। यहाँ पे हमेशा अलंकार होता है सिमिली, इसको उपमा कहते हैं। उपमा अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अगर आप बात करते हैं पहली पंक्ति की, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो यहाँ पे फार और फार, यहाँ पे दोनों शब्द दो बार आए हैं। एक इसमें आगे और आ गया फेसिस, तो यहाँ पे इसका पहला अक्षर क्या है एफ, इसका पहला अक्षर क्या है एफ, और इसका पहला अक्षर भी क्या है एफ। दो या दो से अधिक बार अगर कोई शब्द में प्रथम अक्षर रिपीट होता है तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास, वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो पहली पंक्ति में तो यहाँ पे एलिट्रेशन है और दूसरी पंक्ति में यहाँ पे सिमिली है। लाइक आ गया, की तरह बता रहा है, उपमा देगा, तुलना करेगा। और वे बच्चे किस तरह दिखाई दे रहे हैं, लाइक रूटलेस, जड़हीन। रूट माने क्या होता है जड़, और रूटलेस का अर्थ है जड़हीन, और वीड्स माने होता है खरपतवार। वीड्स माने क्या होता है खरपतवार, WEEDS, वीड्स यानी खरपतवार। फसल है, कोई भी फसल है, उसमें मुख्य पौधे काम के पौधे हैं, उसके आजू बाजू जो बिना काम के यूजलेस बेकार पौधे उग जाते हैं जिनको अपन उखाड़ करके फेंक देते हैं, उस टाइप का यहाँ पर ये उपमा देके बता रहा है। लाइक वो बच्चे वहां पे दिख रहे हैं जैसे जड़हीन खरपतवार की तरह। वो बच्चे इस प्रकार से हैं जैसे खरपतवार हो। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे यहाँ पर, इनको ये यूजलेस बता रहा है, बेकार बता रहा है, व्यर्थ बता रहा है। द हेयर, और उनके बाल, बच्चे वहां पर कक्षा कक्ष में बैठे हैं, उनके बाल टॉर्न राउंड, बिखरे पड़े हैं। वैसे टीयर, टीयर का मतलब होता है टूटना, फाड़ना, तोड़ना, और टीयर का ये सेकंड थर्ड फॉर्म होता है टॉर्न। टॉर्न के साथ में यहाँ पे राउंड है, राउंड का मतलब है चारों ओर। इसका पूरे का एक साथ अर्थ करोगे तो क्या हो गया, टीयर राउंड यानी बिखरे पड़े हैं, और उनके बाल बिखरे पड़े हैं। द पेलर, पेलर का मतलब यहाँ होता है पीलापन। पेलर का मतलब क्या होता है पीलापन। कमजोरी के कारण उनके चेहरे बिल्कुल कमजोर है, पीले पड़ गए हैं। उनके पीले पड़े हुए चेहरों के ऊपर उनके बाल जड़हीन खरपतवार की तरह बिखरे पड़े हैं। दूसरी पंक्ति में कवि क्या कहता है, दूसरी पंक्ति में कवि कहता है कि उन बच्चों के पीले पड़े हुए चेहरों पर, पीले पड़े का मतलब है बिल्कुल कमजोर, बिल्कुल कुपोषण के शिकार, बिल्कुल कमजोर बच्चों के चेहरों पर रूटलेस वीड्स की तरह, अर्थात
जड़हीन खरपतवार की तरह उनके बाल बिखरे पड़े हैं। कहने का तात्पर्य है कि स्लम में रहने वाले बच्चे जो लगभग स्नान नहीं करते हैं, ऐसे बच्चे जिनके बाल बिल्कुल भी कंघी नहीं किए हुए हैं, ऐसे बच्चे जिनके बाल बिल्कुल खरपतवार की तरह, घास फूस की तरह बिखरे पड़े हैं, ऐसे बच्चे वहां पर आते हैं। दूसरी पंक्ति में कवि ये कहता है, अब जब कवि वहां पर और देखता है कक्षा में जाकर के, तो एक एक बच्चे का यहाँ वर्णन करता है कि एक एक बच्चे की क्या स्थिति है। आगे कहता है, द टॉल गर्ल, एक लंबी लड़की है। TALL, टॉल मीन्स क्या होता है, लंबा या लंबी, और गर्ल यानी लड़की। विद हर, अपने, वेट डाउन, ये दोनों शब्द एक जगह है, ये ध्यान रखना। वे माने होता है वजन, और वेट डाउन का मतलब है वजन से झुका हुआ, वजन से झुका हुआ, WEIGHED। साथ ही इसमें आप डाउन लिखेंगे, वे डाउन का मतलब है वजन से झुका हुआ, और हेड मानी क्या होता है, सिर, हेड यानी सिर। अब यहाँ पर कहने का मतलब ये नहीं कि उसके सिर पर कोई वजन रखा हुआ है जिसकी वजह से उसका सिर झुका हुआ है। कहने का मतलब है उस झुकी झोपड़ी में रहने वाली एक बच्ची वहां पढ़ने आती है जो लंबी है, लेकिन उसका सिर वजन के कारण झुका हुआ है। कक्षा में वह सीधी नहीं बैठी है, उसका सिर झुका हुआ है। वजन जिम्मेदारियों का, वजन उसकी गरीबी का, वजन उसकी गंदी बस्ती के माहौल का, यहाँ पर उस वजन की बात है। तो एक लंबी लड़की कक्ष में बैठी है और उसका सिर बिल्कुल नीचे की तरफ झुका हुआ है, ऐसा कवि कहता है। और उसके भी बाल उसी प्रकार से बिखरे हुए हैं, बाल बिल्कुल कंघी नहीं किए हुए हैं, और प्रसन्नता उनके चेहरों से कोसों। अब इसके आगे देखो, द पेपर सीमिंग बॉय, पेपर सीमिंग, पेपर का मतलब होता है कागज, सीम यानी प्रतीत होना, और बॉय यानी लड़का। कक्ष में कवि कहता है कि वहां बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, उनमें से एक लड़का ऐसा है जो बिल्कुल कागज के समान पतला प्रतीत होता है। एक बच्चा इतना पतला है, उसको यहाँ पे संज्ञा दी गई है पेपर सीमिंग, कागज के समान प्रतीत होता वह बॉय यानी लड़का। एक लड़का जो बिल्कुल दुबला पतला है, विद रेड्स आइज, विद यानी साथ में या से, रेड यानी चूहा, रेड्स यानी चूहे की अर्थात चूहे जैसी, और आइज यानी आंखें, आइज यानी आंखें। यहाँ पर एक दूसरे बच्चे का, जिस प्रकार से एक लड़की का वर्णन किया गया कि एक लड़की जो बहुत लंबी है लेकिन उसका सिर झुका हुआ है गरीबी के कारण, उसी प्रकार से एक दूसरा कक्ष में एक और बच्चा बैठा है, उसको देख करके कवि कहता है कि वह कागज के समान पतला प्रतीत होता है और उसकी आंखें बहुत तेज हैं चूहे की तरह। रेट माने क्या होता है, चूहा, रेट्स आईज, चूहे की आंखों की तरह। यहाँ पर किस बच्चे को, किस विद्यार्थी को किस प्रकार की उपमा दी गई है, इन्हीं में से प्रश्न बन के आते हैं। इन चीजों को आप अवश्य ध्यान रखें। तो एक लड़का है, वो कागज के समान दुबला पतला है और उसकी आंखें बिल्कुल ही रेड जैसी हैं। द स्टंटेड, अब एक और बच्चे की बात कर रहा है। स्टंटेड का मतलब होता है अल्प विकसित, STUNTED, स्टंटेड यानी अल्प विकसित, आधा विकसित, अर्थात कुपोषित। एक ऐसा बच्चा और बैठा है जिसका विकास पूरा नहीं हो पाया है, अनलकी, और जो कि दुर्भाग्यशाली है। अनलकी यानी दुर्भाग्यशाली, और जिसका दुर्भाग्य बैड लक है। एयर माने होता है उत्तराधिकारी। इसके प्रोनाउंसिएशन पे आप विशेष ध्यान दें, इसका उच्चारण जो आप करें HEIR है, इसको एयर बोलेंगे। एयर माने उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी, विरासत में किसी को जो कुछ मिल रहा है उसको अपन क्या कहते हैं, उत्तराधिकारी। अर्थात उत्तराधिकार में जिसको जो प्राप्त हो रहा है वह व्यक्ति उत्तराधिकारी कहलाता है। ऑफ ट्विस्टेड बॉन्स, ट्विस्टेड का मतलब यहाँ पर है मुड़ी हुई, ट्विस्ट माने होता है मुड़ना, ट्विस्टेड का अर्थ है मुड़ी हुई, और बोन्स माने होता है हड्डियां, BONE, बोन यानी क्या होता है हड्डी, और बोन्स यानी हड्डियां। कवि यहाँ पे कहता है एक और बच्चा बैठा है जो कि कुपोषित है, जो कि अल्प विकसित है, जिसका पूर्णतः विकास नहीं हो पाया है गरीबी के कारण, स्लम में रहने के कारण, और वह अनलकी भी है। अनलकी का मतलब दुर्भाग्यशाली है। अनलकी क्यों है, क्योंकि उसका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ है जो स्लम में रहता है, झुग्गी झोपड़ी में रहता है, इसलिए वह अनलकी भी है। और उत्तराधिकार में उसको क्या मिलेगा, सिर पे
ट्विस्टेड बोन्स, वह उत्तराधिकारी है, यानी विरासत में उसको क्या मिलने वाला है, विरासत में उसको सिर्फ और सिर्फ मुड़ी हुई हड्डियां मिलने वाली हैं। कहने का मतलब है उसके जो पिताजी हैं उनसे उनको उसको प्राप्त होने वाला है सिर्फ मुड़ी हुई हड्डियां। इस चीज को आप यहाँ समझे, ट्विस्टेड बोन का मतलब यहाँ पर है कि उसके पिताजी के पास में अपने शरीर में, और वो भी कार्य करते हुए, बहुत मेहनत का काम करते करते उनका शरीर पूरी तरह से मुड़ चुका है और उनकी हड्डियों में भी बल पड़ गए हैं। इसलिए यहाँ पर यह कहा गया है कि उसको सिर्फ उत्तराधिकार में कुछ नहीं मिलने वाला है, उसके पिताजी की जिस प्रकार से वो कमजोर है, दुबले पतले हैं, हड्डियां उनकी दिख रही हैं, वही उन्हीं का वह दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी होगा। रिसाइटिंग, रिसाइट माने होता है उच्चारण करना, रिसाइट यानी उच्चारण करना। अपन यदि किसी लेसन को पढ़ते हैं, कंटिन्यू एक राइमिंग में पढ़ते हैं, तुक में पढ़ते हैं, पोइम को पढ़ते हैं, गा करके पढ़ते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उन सब के लिए क्या आता है, रिसाइट। तो वह कक्षा में बैठा है और वह रिसाइट कर रहा है, उच्चारण कर रहा है, लेकिन वहां पे वह किस चीज को पढ़ रहा है, किस चीज को दोबारा से बोल रहा है, पढ़ाई को नहीं। आगे लिखा है यहाँ पे, फादर्स अपने पिताजी की, फादर्स अपने पिताजी की नार्ड, इसमें ये जी साइलेंट रहेगा, इसका प्रोनाउंसिएशन पे फिर ध्यान देना, GNARLED, यहाँ पे ऐसा लिखा है GNARLED, इसको ये जी यहाँ पे साइलेंट है और ये एन से शुरू होगा, नाल्ट। नाल्ट का मतलब शरीर के ऊपर दानेदार गांठ हो जाना, एक ऐसी बीमारी जिसमें शरीर पर जगह जगह दानेदार गांठें पड़ जाती है, उसको नाल्ट बोलते हैं। और डिजीज मानी होता है बीमारी, डिजीज मानी बीमारी। और उसके पिताजी थे, उनको गांठ वाली बीमारी, शरीर पर दाने दाने गांठदार बीमारी उनको थी या उनको है, तो वह सिर्फ उसी का उच्चारण कर रहा है, उसी का रोना रो रहा है। वह वहां पर बैठ करके पढ़ाई नहीं सीख रहा है, उसके पिताजी को जो बीमारी है उसी का वह वहां पर रोना रो रहा है, उसी को उच्चारण कर रहा है। अगली पंक्ति कहती है, हिज लेसन, उसका पाठ फ्रॉम हिज डेस्क, अपनी डेस्क से, जिस मेज पे, जिस डेस्क पे वो बैठा है, उस डेस्क पे बैठ करके भी यही उसका पाठ है। लेसन माने क्या होता है, पाठ। वो कोई किताब का पाठ वहां बैठ करके नहीं सीख रहा है, एक एलिमेंट्री स्कूल के गंदे क्लासरूम में वह बैठा है, लेकिन वहां पर उसके लिए सिर्फ लेसन क्या है, लेसन अपने पिताजी की एक भयंकर बीमारी जिसका उपचार नहीं हो सका, उसी को वह बोल रहा है, उसी के बारे में बता रहा है, उसी को वह गा रहा है। अब ये अपन ने अब तक जो 4 पंक्ति पढ़ी, उन चारों पंक्तियों में निराशा का भाव प्रकट होता है, इनमें कहीं पर भी हैप्पीनेस नहीं है, इनमें कहीं पर भी प्रसन्नता का भाव प्रकट नहीं होता है। इनमें क्लासरूम में अंधकारमय स्थिति या धूमिल स्थिति का यहाँ पे वर्णन किया गया है। अब इसके आगे कवि को वहां पर उन स्लम के बच्चों में भी एक आशा की किरण दिखाई देती है, एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है, एक छोटे से बच्चे को देख करके। आगे क्या कहता है, एट बैक ऑफ द, बैक यानी पीछे की साइड, डिम, डिम का अर्थ होता है जहां मंद रोशनी होती है, हल्की रोशनी होती है या अंधेरा सा रहता है, उसे अपन डिम कहते हैं। क्लास यानी कक्षा, और उस अंधकारमय कक्षा में पीछे की तरफ, कक्षा में पर्याप्त उजाला नहीं है, पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था नहीं है, किसी भी प्रकार के फर्नीचर की व्यवस्था नहीं है, बच्चे ऐसे ही बैठे हैं, अंधेरे में बैठे हैं। तो कवि यहाँ पे कहता है, लेकिन मुझे उस अंधेरे कक्षा कक्ष में पीछे की तरफ वन, वन का मतलब एक, एक बच्चा, एक बॉय, अननोटेड, जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। नोट यानी ध्यान देना, अननोटेड का क्या मतलब है, जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, ध्यान नहीं गया किसी का, उस बच्चे पे अब इसकी नजर जाती है जो कक्षा में पीछे पीछे बैठा है। स्वीट एंड यंग, एक छोटा सा और मधुर सा बच्चा वहां पर बैठा है। स्वीट माने होता है मधुर, प्यारा भी कह सकते हैं, स्वीट यानी मधुर या प्यारा, मीठा सा। एंड और यंग मानी जवान, यंग का मतलब यहाँ पे बिल्कुल छोटे बच्चे से है। लेकिन उस अंधेरी कक्षा कक्ष में भी पीछे की तरफ एक बच्चा जो बहुत ही स्वीट है, बहुत छोटा है, वह बैठा है। हिज आईज, उसकी आंखें, लिव, ये लाइव इसको आप पढ़ सकते हैं, देखती हैं। इन ए ड्रीम, एक सपने को, ड्रीम माने होता है स्वप्न या सपना,
और उस बच्चे की आंखों में जब कवि ने देखा तो कवि कहता है कि उसकी आंखों में एक सपना प्रकट होता है, एक सपना प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि वह उस कक्षा कक्ष में बैठ करके खुली आंखों से भी एक सपना देख रहा है। ऑफ स्क्विरल्स गेम्स, स्क्विरल माने क्या होता है? गिलहरी, गिलहरी के, और गेम माने होता है खेल, GAME, गेम यानी खेल, और स्क्विरल माने क्या होता है? गिलहरी। और वह कक्षा कक्ष में बैठा है, लेकिन बाहर की तरफ बगीचे में एक पेड़ पर एक गिलहरी दौड़ लगा रही है, कभी आ रही है कभी जा रही है। तो उसकी इस गेम को देख करके उसकी आंखों में भी जैसे एक सपना हो। इन ट्री रूम, ट्री रूम का मतलब है पेड़ में बने हुए अपने कक्ष में, ट्री यानी वृक्ष या पेड़, और रूम यानी क्या होता है? कक्ष, कक्ष कह सकते हैं, कमरा कह सकते हैं। यहाँ पे उस गिलहरी का जो घर है, घोंसला है, उसकी बात है। अदर देन दिस, इन सब से अलग। अदर देन दिस का मतलब है इन सब से अलग। अब तक के जो बच्चे थे, क्योंकि झोपड़ियों में रहने वाले जो बच्चे थे, उनसे सबसे अलग। अदर देन दिस का मतलब है इन चीजों से सबसे अलग। उनको उसको इन चीजों का कोई मतलब नहीं है, उन सबसे पूरी कक्षा से वह एक अलग विद्यार्थी है, वह इसको दिखाई देता है। और वह बाहर की तरफ जब देखता है तो पेड़ में बने हुए घोंसले के आजू बाजू एक गिलहरी जब वहां भागदौड़ कर रही है, अपना गेम खेल रही है, तो उसे देख करके कवि को लगता है कि इस बच्चे की आंखों में भी इसी प्रकार का सपना है कि वह यहां से बाहर निकले, और जिस प्रकार से गिलहरी या गिलहरी का बच्चा खेल रहा है उसी प्रकार से वह दौड़ करके खेले, वह भी खेलना चाहता है, और उसकी आंखों में इसी प्रकार का सपना है। और वह एकमात्र एक ऐसा बच्चा है कक्षा में जो उस अंधेरी कक्षा में पीछे की तरफ बैठा है, लेकिन फिर भी वह स्वीट और यंग है। अब इसके नेक्स्ट स्टेंजा में, पोइम का सेकंड स्टेंजा है, कक्षा कक्ष के बारे में और वर्णन कर रहा है, वहां की दीवारें कैसी हैं। उस कहता है ऑन साउर क्रीम वॉल्स डोनेशंस। डोनेशन माने क्या होता है? दान। डोनेशन का तात्पर्य यहाँ पर दान से है। WALL वॉल माने होता है दीवार। कक्षा कक्ष जो है उसकी दीवारें कैसी है? वहां दीवारें बिल्कुल शौर है। शौर का मतलब होता है खट्टा या कड़वा भी कह सकते हैं। और क्रीम, क्रीम का मतलब ये कलर से है, यहाँ पे रंग से है, यानी क्रीम का मतलब यहाँ ये भद्देपन से है, भूरे रंग से है। इस प्रकार का यहाँ पे दीवारों का रंग बताया गया है। जिस कक्षा कक्ष में बच्चे बैठे हैं, कवि कहता है, स्पेंडर कहता है कि उन कक्षा कक्षों की दीवारें बिल्कुल रंगहीन हो चुकी हैं, रंग उनका पूरी तरह से उड़ चुका है, और वे रंगहीन दीवारें कक्षा कक्ष की बन चुकी हैं। उन कक्षा कक्ष को बनाने के लिए लोगों ने बहुत सारा दान दिया था। दान देने वाले लोगों ने डोनेशन देकर के उस विद्यालय को बनवाया था, लेकिन अब उसकी दीवारों का रंग बिल्कुल फीका पड़ चुका है, रंग उसका उड़ चुका है। वहां पर और क्या चीजें हैं? शेक्सपियर्स हेड। शेक्सपियर ये इंग्लैंड के सबसे बड़े अंग्रेजी के काव्यकार हैं, नाटककार हैं, निबंधकार हैं। इन्होंने अंग्रेजी साहित्य को सबसे बड़ा योगदान दिया। तो उनका एक चित्र वहां पे टंगा हुआ है दीवार पर। कवि की जब दीवार पर नजर जाती है, पूरी दीवार को वह अवलोकन करता है, ऑब्जर्व करता है, तो क्या देखता है कि दीवारें जो कि दान के पैसों से बने हुए कक्षा कक्ष हैं, उनका रंग पूरी तरह से उड़ चुका है। एक दीवार के ऊपर वहां पर शेक्सपियर का एक तस्वीर है, उसका जो सिर है, सिर पे उसकी तस्वीर वहां पर है। क्लाउडलेस, क्लाउडलेस का मतलब है बादलहीन। क्लाउडलेस का मतलब है बादलहीन, अर्थात वहां पे थोड़ा सा रोशनी है, प्रकाश है, उजाला है। एट डान, उषा काल के समय। ये डान शब्द है, ये डाउन नहीं, ये ध्यान रखना, DAWN डान। डान यानी उषा काल, सुबह का समय, जब सूरज उगने वाला होता है उस समय को अपन कहते हैं डान। और वही समय जब शाम के समय होता है तो उसको कहते हैं डस्क। डान, एट डान का मतलब है उषा काल में, सुबह के समय। और सुबह के समय वहां पर बिल्कुल अंधेरा नहीं होता है। सिविलाइज्ड, सभ्य। सिविलाइज्ड का क्या तात्पर्य है? सभ्य। सिविलाइज माने होता है सभ्य, सभ्यता पूर्वक रहने वाले। डोम, डोम का मतलब यहाँ पे होता है गुंबद, कोई भवन, ऐसी कोई बिल्डिंग जिसके ऊपर कोई छज्जेनुमा चीज हो, उसको अपन क्या कहते हैं? डोम कहते हैं। तो ये जहां पर बात कर रहा है, वहां पर एक पूरे शहर का बहुत बड़ा सभ्य गुंबद है। राइडिंग,
जो कि सवारी कर रहा है। राइड यानी होता है सवारी करना, सवारी करने का मतलब है ये सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है। राइड यानी वैसे शाब्दिक अर्थ इसका क्या होता है, सवारी करना, लेकिन इसका यहाँ पे अर्थ है कि वह एक सभ्य लोगों का बनाया हुआ गुबन, वह इन सबसे ऊपर है। ऑल सिटीज, इन सभी शहरों में। ऑल यानी क्या होता है, सभी, और सिटी यानी शहर, ये बहुवचन लिखा हुआ है सिटीज, सभी शहरों में। और वहां के सभी शहरों में सभ्य लोगों के द्वारा बनाई गई एक विशाल इमारत, उसका गुबंद उन सबसे ऊपर है। उन झुग्गी झोपड़ियों से, झुग्गी झोपड़ी की, विद्यालय से, स्कूल की भवन बिल्डिंग, उन सबसे ऊपर वह दिखाई दे रहा है। बेल्ट, बेल्ट का मतलब घंटियों से युक्त। और उस गुबंद में, अर्थात ये जो गुबंद है, ये यहाँ पे कवि किसका बता रहा है, यहाँ पे ये एक चर्च है। ये यहाँ पर उस झुग्गी झोपड़ी के साइड में जब वो देखता है आगे, तो वहां पे एक चर्च है, और चर्च के गुबंद की ये बात कर रहा है। और उस चर्च के अंदर खूब सारी घंटियां हैं। बेल, बेल माने क्या होता है, घंटी, और बेल्ट यानी घंटियों से युक्त, उसे अपन बेल्ट कहेंगे। और उसमें बहुत सारी घंटियों की आवाज उसको सुनाई देती है, बजती है। फ्लावरी, और फ्लावरी का मतलब है फूलों से युक्त। फ्लावर मीन्स क्या होता है, फूल, और फ्लावरी का मतलब है फूलों से युक्त। और वहां जब वो आगे और देखता है, उस चर्च से पहले का जो पूरा सीन देखता है, जो कि झोपड़ियों से आगे, तो वहां का दृश्य उसको दिखाई देता है, फूलों से युक्त है, वहां खूब सारे फूल हैं। टायरोल्स वैली, ये घाटी है। टायरोल्स ये तो नाम है, उस जगह का नाम क्या है, टायरोल्स। टायरोल्स उस जगह का नाम है, और वैली कहते हैं घाटी को। और वो जगह बिल्कुल एक घाटी नुमा जगह है, दोनों तरफ उसके पहाड़ हैं। और वहां पर जाकर के बीच में खूब सारे फूलों की एक पूरी कतार उसको दिखाई देती है। फूलों से घिरी हुई एक जगह है, वहां पर चर्च है, चर्च का गुंबद उन सब में ऊपर है, और वहां पर खूब सारी घंटियां उसको बजती हुई दिखाई देती हैं। कहने का मतलब है कि उन लोगों ने उस चर्च को तो बहुत ही सुंदर बनाया है, चर्च की भवन को, बिल्डिंग को सबसे ऊपर रखा है, लेकिन उन बच्चों के विद्यालय का जो भवन है उसकी दीवारें बिल्कुल भद्दी हो चुकी है, उनका रंग उड़ चुका है, उसके लिए अब कोई डोनेशन नहीं है। ओपन हैंडेड मैप, आगे कहता है कवि, खुले हाथों से बनाया गया नक्शा। ओपन का मतलब है खुले हुए, और हैंड यानी हाथ, खुले हाथों से। और मैप, मैप का मतलब होता है यहाँ पे नक्शा। कहने का मतलब है जिन्होंने ये चर्च या फिर विद्यालय दोनों का जो नक्शा बनाया, वो स्वतंत्रता पूर्वक बनाया, आजादी से बनाया, अपनी मन मर्जी से बनाया। ओपन हैंडेड का मतलब है मन मर्जी से बनाए गए इस नक्शे के अंदर, इस मैप में अवॉर्डिंग, अवॉर्डिंग का मतलब यहाँ पे है पुरस्कृत कर रहे हैं। अवॉर्ड यानी पुरस्कृत करना, सम्मान देना, इज्जत देना। अवॉर्डिंग, अवॉर्ड कर रहे हैं, पुरस्कृत कर रहे हैं। द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, इस बात का ध्यान रखना, अपने अपने संसार को। द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, अपने अपने संसार को। वर्ल्ड मीन्स संसार, अर्थात कहने का मतलब है जो अमीर लोग हैं जिन्होंने डोनेशन देकर के स्कूल को बनाया, उन्होंने स्कूल के मैप को छोटा बनाया, और उन्होंने अपने भवनों को या फिर उस चर्च की बिल्डिंग को, उस भवन को बहुत विशाल और बड़ा बनाया। अर्थात अपने अपने हाथों से पूरी आजादी पूर्वक उन्होंने दोनों अलग अलग प्रकार के संसार को, एक स्लम का संसार, एक रिच लोगों का संसार, उसे अलग अलग उन्होंने अपने हाथों से बनाया। एंड येट, और फिर भी, फॉर दी चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए, फॉर यानी के लिए, दीज यानी ये या इन, और चिल्ड्रन यानी बच्चे। बच्चे कौन से, स्लम में रहने वाले। और फिर भी इन स्लम में रहने वाले बच्चों के लिए, दीज विंडोज, इन खिड़कियों के लिए। विंडो मानी क्या होता है, खिड़की। विंडोज, इन खिड़कियों के लिए, अर्थात उस विद्यालय के भवन में जो खिड़कियां बनी हुई है उनकी बात कर रहा है। दीज विंडोज, नॉट दिस मैप, इस मानचित्र में ये नहीं है। मैप यानी नक्शा या मानचित्र, इस मानचित्र में, अमीरों के मानचित्र में, मैप में इनको बिल्कुल नहीं दर्शाया गया है। उन बच्चों का, उन गरीब बच्चों के लिए इस मानचित्र में इनको बिल्कुल नहीं दर्शाया गया है। देयर वर्ल्ड, उनके संसार को, देर यानी उनका, देर यहाँ पे इन बच्चों के लिए है। स्लम, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों के लिए यहाँ पर देर का प्रयोग किया गया है। देयर वर्ल्ड, न तो उनकी दुनिया को इसमें दिखाया गया है, और न ही उन बच्चों के घरों को या विद्यालय के भवन को या उनकी खिड़कियों को इस नक्शे में दिखाया गया है।
वेयर जहां पर ऑल देयर, ऑल यानी सभी, देयर यानी उनका, फ्यूचर यानी भविष्य, इज पेंटेड रंगा गया है। पेंट यानी होता है रंगना, फ्यूचर में एपोस्ट्रोफ एस है, ये आई को यहाँ पे खा रहा है, इसका मतलब इज है ये। इज पेंटेड, पेंट यानी रंग करना या रंगना, रंगा गया है। विद ए फॉग, कोहरे से या धुंध से। ए फौजी, फॉग मीन्स क्या होता है, धुंध कह सकते हैं, कोहरा कह सकते हैं, कोहरे से। कोहरे का मतलब यहाँ पर अंधेरे से है, अंधकारमय से है। अर्थात कवि यहाँ पे कहता है कि इस नक्शे में जो अमीर लोगों ने बनाया, जो सभ्य लोगों ने बनाया, उन्होंने इस नक्शे में उन झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों के लिए कोई स्थान नहीं रखा, न उनके घरों के लिए, न उनकी खिड़कियों के लिए, न उनके विद्यालय के लिए। और उनका भविष्य यही लोग लिखते हैं, जो स्लम में रहने वाले बच्चे हैं, उनका फ्यूचर, उनके फ्यूचर को इन्होंने पेंट कर दिया है, रंग दिया है कि फ्यूचर ऐसा ही होगा। और वो रंगा किससे, यहाँ पर एक उपमा दे दी गई है, फोग। फोग का मतलब है कोहरा या धुंध यानी अंधेरा, कोहरा धुंध ये अंधेरे का प्रतीक है। उनके भविष्य को यहाँ पर अंधेरे से ढक दिया गया है, उनका भविष्य कभी उज्जवल नहीं हो सकता है। ए नैरो स्ट्रीट, एक सकड़ी गली, नैरो NARROW, नैरो मीन्स क्या होता है, सकड़ा या तंग, स्ट्रीट मानी क्या होता है, गली, एक सकड़ी गली, सील्ड इन, उसे भी बंद कर दिया गया है। सील इन का मतलब यहाँ पर है बंद करना पूरी तरह से। और उनके घरों की तरफ उनकी झुग्गी झोपड़ी में जो गली जाती है बिल्कुल नैरो है, नैरो यानी सकड़ी, बिल्कुल तंग गली है, सकड़ी गली है, और उसे भी ढक दिया गया है। विथ ए लेड स्काई, एक शीशा युक्त आसमान से। लेड का मतलब यहाँ पे क्या है, शीशा, ये एक धातु होती है शीशा, लेड, और स्काई यानी आसमान, यानी पूरी तरह से उस गली को उनको कवर कर दिया गया है, ढक दिया गया है, और बड़ी मजबूती से ढक दिया गया है। लेड स्काई का मतलब है शीशा युक्त आसमान, यानी एक बहुत ही मजबूत सख्त परत, एक स्ट्रॉन्ग परत के माध्यम से इनको ढक दिया गया है, बंद कर दिया गया है उनकी गली को। फार फार फ्रॉम, अंत में उस पंक्ति को यहाँ पे कवि फिर से कहता है कि ये बच्चे बहुत दूर हैं, रिवर्स नदियों से। इन झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों के लिए खेलने के लिए, नहाने के लिए, पिकनिक के लिए जाने के लिए न कोई रिवर्स है, नदियों से बहुत दूर हैं। कैप्स, कैप का यहाँ पे स्पेलिंग पे गौर करना, CAPE वाला कैप है, CAPES, कैप का मतलब होता है अंतरीप। कोई समुद्र का तट है, किनारा है, उसको अपन क्या कहेंगे, अंतरीप, कैप कहेंगे, रिवर नदी। न इनके लिए नदियां हैं, न इनके लिए कोई समुद्र का किनारा है। एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, और शब्दों में भी कहीं इनके लिए तारे नहीं हैं। स्टार्स यानी तारे, सितारे, आसमान में तो है वो है, लेकिन इनके लिए उन लोगों ने जो नक्शा बनाया उसके वर्ड्स में, वर्ड मान क्या होता है, शब्द, वर्ड्स यानी शब्दों में, शब्दों में भी कहीं उनके लिए सितारे या तारे नहीं है। कहने का मतलब है इस पूरे स्टंजा का भावार्थ ये हो जाएगा कि यहाँ पर अमीर लोगों ने, शिक्षित और सभ्य लोगों ने, जो पहले से पढ़ लिख चुके हैं, ऐसे लोगों ने चर्च में तो बहुत सारा डोनेशन दे करके बहुत ऊंचा गुंबद बनवा दिया, जिसकी छत्र छाया में पूरी झुग्गी झोपड़ियां ढक गई। लेकिन उन गरीब और उन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, उनको पढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ऐसा कवि यहाँ पर उन झुग्गी झोपड़ी के बच्चों की पीड़ा को व्यक्त करता है।